छात्रों, आज हम लोग चर्चा करेंगे बीकॉम पार्ट 3 अकाउंट ऑनर्स 7th पेपर ITA इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट। इसमें पिछले क्लास में हम लोगों ने इनकम टैक्स अथॉरिटी के बारे में चर्चा किया था। अब उसी का अगला पार्ट, उसी चैप्टर का अगला पार्ट जो है हम लोग देखेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से हम लोग जो है इनकम टैक्स अथॉरिटी का निर्माण होता है भारत सरकार के द्वारा, किस तरह से उसका जो है आयकर के कुशल संचालन एवं सही ढंग से उसके प्रयोग के लिए ऐसा किया जाता है। तो आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग चर्चा करेंगे कि प्रोविजन रिगार्डिंग पावर ऑफ अथॉरिटी की पावर की चर्चा करेंगे। तो सामान्यतः किसी भी आयकर प्राधिकारी को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त है। पहला, खोज एवं सबूतों को उत्पन्न करने से संबंधित अधिकार। दूसरा है तलाशी एवं जब्तीकरण, सर्च एंड सीजर, सर्च एंड सीजर संबंधी अधिकार। लेखा पुस्तकों को मांगने का अधिकार। चौथा है सर्वे करने का अधिकार। पांचवा, निर्धारित सूचनाओं को एकत्रित करने का अधिकार। छठा है कि कंपनी के रजिस्टर को निरीक्षण करने का अधिकार। अब इसमें जो कंपनी के रजिस्टर को निरीक्षण करने के लिए इस सूचनाओं के सत्यापन के उद्देश्य से एक नोटिस जारी किया जाता है, जो इस अधिनियम के अंतर्गत जांच एवं कार्रवाई हेतु आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है। इसमें दूसरा है कि उक्त नोटिस को निर्गत करने के बाद कोई सूचना या प्रपत्र प्राप्त हुए हैं तो निर्धारित आयकर अधिकारी को इन सूचनाओं को प्रक्रिया में लाने का अधिकार है, और इस प्रक्रिया का जो परिणाम होगा उसे कर निर्धारण अधिकारी को उपलब्ध कराने का भी अधिकार है। तो ये तो अधिकार हो गए इनकम टैक्स अथॉरिटी के। अब हम चर्चा करेंगे कि पावर, क्योंकि सबसे पहला जो हम लोगों ने देखा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT का गठन किया जाता है सर्वप्रथम। इसके बाद CBDT को अधिकृत किया जाता है अन्य के लिए, अगर आवश्यकता समझा गया, अन्यथा कुछ पदाधिकारियों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा डायरेक्ट होती है। तो CBDT के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसकी जो स्थापना की बात है, तो 1 जनवरी 1964 को CBDT को प्रभावित किया गया, जिसे भारत के विभिन्न प्रत्यक्ष करों का अधिकार दिया गया, और यह केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 से अपने अधिकार प्राप्त करता है। CBDT वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग का एक अंग है। एक तरफ से CBDT भारत में प्रत्यक्ष करों की नीति और योजना को एक आवश्यक निवेश प्रदान करता है, वहीं दूसरी ओर यह आयकर विभाग के माध्यम से प्रत्यक्ष कर कानून के प्रशासन के लिए भी जिम्मेदार है। अब इसका संगठन और जो कार्य है उसकी चर्चा हम लोग करें तो एक सांविधिक प्राधिकरण में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 के तहत कार्यशील है। बोर्ड के अधिकारी अपने पदीन क्षमता में मंत्रालय की एक शाखा के रूप में कार्य करते हैं और लेवी और प्रत्यक्ष करों के संग्रह से संबंधित मामलों का लेन देन करते हैं, और प्रशासनिक सुधार और आयकर विभाग के प्रभावशील कार्यों के लिए बदलाव से संबंधित नीतियां तैयार करते हैं।
अब हम इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की चर्चा करेंगे। तो करों के प्रशासन के साथ केंद्रीय राजस्व बोर्ड विभागीय शीर्ष निकाय के रूप में केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1924 के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आया। जो राजस्व बोर्ड है उसकी बात हम कर रहे हैं। प्रारंभ में बोर्ड प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों दोनों के लिए प्रभारी था। अर्थात जब यह बना अधिनियम 1963 से यह लागू हुआ और 1961 में बना, तो उसके पूर्व की हम चर्चा कर रहे हैं, इसलिए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात हमने किया। तो इसमें है कि वो जो है पहले जो है एक ही बोर्ड था जो कि प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस दोनों को नियंत्रित करता था। लेकिन यह जो है जब बाद में यह अलग बन गया सीबीडीटी, तो जो है वैसी स्थिति में इसकी जो है इसका नेतृत्व जो है इसका एक अध्यक्ष होता है, जो कि भारत सरकार के पूर्व पदेन विशेष सचिव भी होते हैं। और इसके अलावा सीबीडीटी में 6 सदस्य शामिल होते हैं, जो भारत सरकार के पदेन अतिरिक्त सचिव होते हैं। सीबीडीटी के अध्यक्ष और सदस्य का निर्वाचन भारतीय राजस्व सेवा अर्थात IRS, जो यूपीएससी इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन से जो है चुनकर आए हुए होते हैं। तो उनका जो है भारत की प्रमुख नागरिक सेवा, जिसके सदस्य आयकर विभाग के शीर्ष प्रबंधन का गठन करते हैं, उनके द्वारा किया जाता है। और सीबीडीटी के लिए सहायक कर्मचारियों को IRS के साथ साथ ही देश के अन्य प्रमुख नागरिक सेवाओं से चयनित किया जाता है और कई संबद्ध कार्यालयों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। तो अब इसका अर्थ है कि हम लोग यह समझे कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। वो 5 सदस्य कौन कौन होंगे? तो एक पहला सदस्य होगा आयकर, दूसरा सदस्य होगा अन्वेषण, तीसरा होगा सदस्य लेखा परीक्षा और न्यायिक, माने इसके बाद अगला जो है कानून, और उसके बाद कार्मिक, और एक होगा राजस्व और लेखा परीक्षा। तो इसमें जो है इनके अधिकारियों की चर्चा तो हम लोग कर ही चुके हैं पीछे। तो अब हम लोग बात करें कि सीबीडीटी का गठन तो हम लोगों को पता हो गया कब हुआ था। तो यह जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963 के अंतर्गत हुआ है। यह बोर्ड आयकर विभाग का सर्वोच्च प्राधिकारी है तथा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। इन बातों को हम लोग समझ गए। इसके सदस्य केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इन सदस्यों में से एक को इसका अध्यक्ष नियुक्त कर दिया जाता है और बाकी जो हमने बताया कि 5 सदस्य होते हैं। इस बोर्ड के पास, अब हम देखेंगे, इस बोर्ड के पास आयकर माने इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, धन कर और व्यय कर, एक्सपेंडिचर टैक्स तथा अन्य सभी प्रत्यक्ष करों का प्रशासन एवं नियंत्रण रहता है। अब हम लोग इसमें जो डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस, इसको मैंने पीछे के क्लास में आपको बता दिया है, लेकिन फिर भी जाने जिनसे सीधा वसूल किया जाता हो उन्हें हम डायरेक्ट टैक्सेस कहते हैं। और जो है बाईपास करके, मान लीजिए एक से लिया गया और फिर दूसरा जो है अब नेक्स्ट अगले से वसूला, इस तरह के जो टैक्सेस होते हैं वे इनडायरेक्ट जैसे कि सेल टैक्स। तो शुरुआत में यह जो उत्पादक होता है उससे लिया जाता है, वह लेता है होलसेलर से, होलसेलर लेता है रिटेलर से, और रिटेलर लेता है कंज्यूमर से। तो उसे इनडायरेक्ट टैक्सेस कहते हैं। तो यह हम लोग डायरेक्ट टैक्सेस की चर्चा कर रहे हैं यहाँ, और उसी के जो अधिकार सीबीडीटी जो है उसी के लिए बना हुआ यह बोर्ड है। तो अब जो है जैसा कि हम लोगों ने चर्चा किया कि इस बोर्ड के पास जो है आयकर, धन कर, व्यय कर तथा अन्य सभी प्रत्यक्ष करों का प्रशासन एवं नियंत्रण रहता है। तो इसके अधिकार की अब हम चर्चा करेंगे कि इसके क्या अधिकार हैं, सीबीडीटी के क्या अधिकार हैं।
तो पहला इसका अधिकार है नियम बनाने का अधिकार, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे जो है सर्वोच्च संस्था है इनकम टैक्स अथॉरिटी के रूप में, जिसका कि डायरेक्ट जो कनेक्शन है, जो कि मैंने भारत सरकार के अधीन उसकी नियंत्रण में यह कार्य करता है। तो इसका पहला जो अधिकार है वह नियम बनाने का अधिकार है। यह आयकर अधिनियम के संबंध में संपूर्ण भारत अथवा उसकी किसी भाग के लिए नियम बनाता है, लेकिन सिर्फ इसके नियम बना देने से नहीं होगा, उस नियम का जो है संसद द्वारा अर्थात सरकार द्वारा अनुमोदन होना चाहिए। तो इसका संसद द्वारा जब ये नियम बनाएगा, उन नियमों को जो है या सरकार के पास फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास भेज देगा और वहां से जो है अब संसद में इसका जो होगा अनुमोदन होगा। तो इन नियमों के बाद जो है इसका संसद जब अनुमोदन कर देती है तभी यह नियम मान्य होती है। यह जो है इनकम टैक्स एक्ट के जो है 295 सेक्शन के अंतर्गत प्रावधान है। तो पहला तो हो गया कि नियम बनाने का अधिकार। अब दूसरा जो अधिकार इसका है कि आदेश व निर्देश देने का अधिकार। यह आयकर के अन्य प्राधिकारियों को ऐसे आदेश व निर्देश दे सकता है जो आयकर अधिनियम को उचित रूप से कार्यान्वित करने के लिए उचित हो। अर्थात जो आयकर अधिनियम को कार्यान्वित करने के लिए उचित होंगे, उस तरह के सभी प्रकार के वह आदेश जो है अन्य प्राधिकारियों को अर्थात अन्य अथॉरिटीज को वह दे सकता है। और सिर्फ आदेश ही नहीं देना है, अब वह उनकी ड्यूटी है कि वे उसका पालन करें, तथा जिनका पालन करना प्राधिकारियों के लिए आवश्यक है। तो एक तो हो गया आदेश व निर्देश, लेकिन इसमें भी कुछ मान्यताएं हैं, कुछ एजम्पशंस हैं। जो है बोर्ड को निम्न आदेश देने का अधिकार नहीं है, उसकी भी चूंकि हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो बेहतर होगा। तो क्या क्या आदेश बोर्ड नहीं दे सकता है, तो कौन है किसी विशेष मामले को किसी विशिष्ट प्रकार से निपटाने का आदेश। अगर किसी विशेष तरह का मामला हो तो उसको विशिष्ट प्रकार से निपटाने का आदेश नहीं दे सकता है। दूसरा है कि ऐसा आदेश जो कमिश्नर अपील के अपील संबंधी अधिकारों में हस्तक्षेप करे, तो इस तरह के जो है आदेश वह नहीं दे सकता है। यह जो है इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 119 सब सेक्शन 1 में उल्लेखित है। तीसरा इसका अधिकार है स्पष्टीकरण देना। कर निर्धारण की कार्यवाही तथा राजस्व संग्रह करने के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए बोर्ड समय समय पर आवश्यक निर्देश एवं स्पष्टीकरण जारी कर सकता है। अर्थात उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए जो है जो भी निर्देश होगा आवश्यक या उसका क्यों यह निर्देश दिया जा रहा है उसका स्पष्टीकरण भी वह देता है। चौथा है कि कठिनाई दूर करने का अधिकार। तो बोर्ड वास्तविक कठिनाई को दूर करने के लिए किसी भी आयकर प्राधिकारी को आदेश देकर अधिकृत कर सकता है। मान लीजिए बोर्ड को लगता है कि किसी तरह की कठिनाई हो रही है कहीं, तो वह किसी भी आयकर प्राधिकारी को जो है आदेश देकर अधिकृत कर सकता है कि जो है आप उस कार्य को करें, और वह निर्दिष्ट समय के समाप्त होने के बाद भी कोई प्रार्थना पत्र अथवा किसी छूट, कटौती अथवा कर की वापसी की मांग को एडमिट कर दे। मान लीजिए किसी विशेष परिस्थिति में अगर किसी तरह की कोई करदाता को किसी तरह की कोई दिक्कत हो गई है और वह जो है उसकी समय सीमा समाप्त हो चुकी है, तो वैसी स्थितियों के लिए यहाँ कहा जा रहा है कि यदि जो है इस बोर्ड को यह अधिकार है, अगर वहां जाता है तो वह जो है किसी पदाधिकारी को जो है अधिकृत कर सकता है कि आप इस मामले को देखें और इसका निपटारा करें, और इसमें यदि संभव हो, यदि कानून सम्मत हो, तो इसमें जो छूट, कटौती या कर की वापसी की ही जो मांग की गई है और समय सीमा बीत गई है, वैसी स्थिति में आप कर की वापसी करने का प्रावधान है। तो इसको एडमिट आप करें, इसके बाद इसकी। तो यह जो है इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन
19 सब सेक्शन 2 में वर्णित है। तो चौथा तो हो गया कठिनाई दूर करने का अधिकार। पांचवा जो इसको अधिकार है वह है नियुक्ति का अधिकार। केंद्रीय सरकार द्वारा अधिकृत हो जाने पर बोर्ड सहायक कमिश्नर अथवा उप कमिश्नर से नीचे के पद के आयकर पदाधिकारियों की नियुक्ति कर सकता है। अर्थात सहायक कमिश्नर और उप कमिश्नर जो है इनका या इनके ऊपर के पदाधिकारियों की नियुक्ति नहीं कर सकता है, लेकिन इनके नीचे के जो पदाधिकारी, जैसा कि हमने क्रम से एक क्रम दिया है, जैसा हमने कहा ना कि एक चेन, पिछले क्लास में मैंने बताया था कि इसका एक चेन है और सब एक दूसरे से रिलेटेड है। तो वैसी स्थिति में वही है कि जो असिस्टेंट कमिश्नर या सब कमिश्नर हो, उसके नीचे के रैंक से जो अधिकारी हैं या पदाधिकारी हैं, उनकी नियुक्ति करने का उस जो है सीबीडीटी को अधिकार है, बशर्ते कि केंद्रीय सरकार द्वारा उसे अधिकृत किया गया हो। यदि अधिकृत नहीं किया गया है तो सीधे जो है वह केंद्रीय सरकार करेगी। लेकिन अगर केंद्रीय सरकार ने अधिकृत कर दिया है तो वैसी स्थिति में वह जो है इन पदाधिकारियों की नियुक्ति। इसके बाद छठा, स्टाफ की नियुक्ति करने के लिए किसी भी प्राधिकारी को अधिकृत करने का। अब मान लीजिए अब उसमें जो है जो सबऑर्डिनेट हैं, जो स्टाफ क्लरिकल स्टाफ हैं, तो उनको जो है वह बोर्ड किसी भी आयकर पर, उसके लिए बोर्ड जो है किसी भी आयकर पदाधिकारी को अधिकृत कर सकता है कि वह अपने कार्यों का संपादन करने के लिए आवश्यक स्टाफ की नियुक्ति करें। क्योंकि अब चूंकि पूरे देश की लेवल पर जो है सेंट्रल लेवल पर बना हुआ है यह बोर्ड, तो उसको छोटे छोटे स्टाफ की नियुक्ति करना उसके लिए संभव नहीं होगा। तो वैसी स्थिति में कहा जा रहा है कि वह जो है किसी जो है अधिकारी को जो उससे संबंधित होगा कि अपने कार्य का आपको निष्पादन करना है, ठीक है, आप जो है अपने लिए स्टाफ की व्यवस्था कर लें। तो यह जो है सेक्शन 170 सब सेक्शन 3 में वर्णित है। इसके बाद सातवां है कि कंपनी घोषित करना। अब जैसे कभी कभी क्या होता है कि कोई संस्थान जो है वो उसका बिजनेस बहुत बड़ा, वो सारा काम कंपनी की तरह करे, लेकिन अपने आप को टैक्स बचाने के लिए कंपनी घोषित नहीं करती है, क्योंकि कंपनी घोषित करने पर उसके टैक्सेस जो है ज्यादा हो जाते हैं। तो वैसी स्थिति में वह जो है बिल्कुल जो है अपना एक तरह से उसको ऑर्गेनाइजेशन की तरह जो है ट्रीट करती है, या कोई संघ है या कोई संस्थान है या संगठन है, अगर ऐसा कर रहा है तो वैसी स्थिति में बोर्ड को यह अधिकार है कि वह किसी संस्थान, संघ अथवा संगठन को किसी कर निर्धारण वर्ष के लिए कंपनी घोषित कर। अर्थात मान लीजिए जिस साल उसको लग रहा है कि नहीं एक कंपनी की तरह एक्ट कर रहे हैं, इनका सारा कार्य जो है कंपनी की तरह हो रहा है, तो वैसी स्थिति में वह जो है इसकी व्याख्या जो है सेक्शन 217 जो है 4 में किया गया है, सब सेक्शन 4 में है कि वह जो है इसको किसी कर निर्धारण वर्ष के लिए जो है वह कंपनी घोषित करना है। हमेशा के लिए नहीं, लेकिन कुछ साल के लिए कंपनी की तरह ट्रीट किया जाएगा। वह संस्थान, वह इंस्टीट्यूशन या वह एसोसिएशन या वह संघ जो भी हो, तो यह जो है यह एक अधिकार है कि कंपनी घोषित करना। 8वां है आपत्ति का प्रार्थना पत्र लेना। अर्थात हिसाब की पुस्तकों अथवा अन्य प्रपत्रों को रोके जाने के संबंध में आपत्ति का प्रार्थना पत्र ले सकता है। यह सेक्शन 132 सब सेक्शन 10 के अंतर्गत यह अधिकार इसको है। उसके बाद 9वां है कि निदेशक को कोई भी कार्य सौंपने का अधिकार। अब चूंकि सीबीडीटी के ही अधीन जो है सारे लोग कार्य करते हैं, इसलिए जो है
इसको यह अधिकार दिया गया है कि यह जो है किसी भी निर्देशक को कोई भी कार्य सौंप सकता है। तो वैसे बोर्ड द्वारा जो है प्रधान महानिदेशक या प्रमुख निर्देशक या निर्देशक को अधिकृत कर सकता है कि वह अन्य किसी आयकर प्राधिकारी के वे कार्य करें जो कि बोर्ड उसे सुपुर्द करे। कभी कभी होता है कि मान लीजिए किसी अधिकारी के बस का नहीं है तो वह जो है उनके ऊपर के अधिकारी को जो है उसके लिए अधिकृत कर सकता है, तो वह जो ऐसा इस बोर्ड को अधिकार है। यह है इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 120 सब सेक्शन 4A में। तो 10वां है कि कर निर्धारण अधिकारी के कार्य संयुक्त कमिश्नर द्वारा कराने का अधिकार। यह है सेक्शन 120 सब सेक्शन 4B। अर्थात बोर्ड किसी भी प्राधिकारी को अधिकृत कर सकता है कि वह किसी विशिष्ट क्षेत्र के संबंध में अथवा विशिष्ट प्रकार के व्यक्तियों अथवा विशिष्ट प्रकार की आयों के संबंध में आदेश दे सकता है कि कर निर्धारण अधिकारी के कार्य के अतिरिक्त निर्देशक या अतिरिक्त कमिश्नर या संयुक्त कमिश्नर अथवा संयुक्त निर्देशक इस काम को करेंगे, उसे यह अधिकार है। अब आगे 11वां है कि साथ साथ कार्य करने का आदेश देना। अब यहां देखिए बोर्ड को यह भी अधिकार है कि वह 2 या 2 से अधिक कर्मधार अधिकारियों को किसी क्षेत्र में अथवा विशिष्ट प्रकार के व्यक्तियों अथवा विशिष्ट प्रकार की आयों के संबंध में साथ साथ काम करने का आदेश दे सकता है। वैसे तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक जो है कर निर्धारण अधिकारी का एक जो जुरिडिक्शन होता है, एक क्षेत्र जो है बटा हुआ होता है कि इस क्षेत्र का होगा, लेकिन अगर कोई विशेष परिस्थिति आ जाए, विशिष्ट प्रकार का कोई व्यक्ति हो या विशिष्ट प्रकार का जो है कोई आमदनी की बात हो, तो वैसी खास करके किसी घोटाले की बात हो, कोई मैंने उस तरह की बात हो, तो वैसी स्थिति में वह 2 या 2 से अधिक कर निर्धारण अधिकारियों को भी जो है वह अधिकृत कर सकता है कि आप लोग मिल करके इसका जो है इसका देखरेख करें और इसका रिपोर्ट आप लोग कर सकते हैं। आगे 12वां है कि हस्तांतरण का आदेश दें। जब कोई मामला एक कर निर्धारण अधिकारी से दूसरे कर निर्धारण अधिकारी को हस्तांतरित होना हो और दोनों कर निर्धारण अधिकारी एक ही प्रधान महानिदेशक या मुख्य निर्देशक या प्रधान मुख्य कमिश्नर या मुख्य कमिश्नर या प्रधान कमिश्नर के मातहत न हो और दोनों ओर के पदाधिकारी आपस में सहमत न हो तो हस्तांतरण का आदेश देंगे। कहने का अर्थ है कि अगर मान लीजिए कि एक ही प्रधान महानिदेशक या मुख्य निर्देशक या मुख्य कमिश्नर या जो है प्रधान कमिश्नर के अंतर्गत वो न हो दो पदाधिकारी और जो है वे आपस में सहमत भी न हो, तो ऐसी स्थिति में वह जो है हस्तांतरण का आदेश बोर्ड दे सकता है। दूसरी तरफ मैंने उस केस को हस्तांतरित कर सकता है। 13वां है कि किसी उच्च प्राधिकारी को खोज तथा जब्त करने के लिए अधिकृत करना। अब मान लीजिए कहीं सीजर एंड सर्च की बात आती है कि कहीं सर्च करना है, कहीं सीज करना है, किसी जगह छापा मारना, जिसे मोटे शब्दों में हम कह सकते हैं कि छापा मार करके संपत्ति को जो है सीज करना है या जब्त करना है, तो वैसी स्थिति में जो है वह उसे माने जो है उच्च पदाधिकारी को अधिकृत करने का अधिकार है। तो इस संबंध में कहता है कि बोर्ड किसी अतिरिक्त निर्देशक या अतिरिक्त कमिश्नर या संयुक्त निर्देशक या संयुक्त कमिश्नर को अधिकृत कर सकता है कि वह सेक्शन 132 के अंतर्गत खोज तथा जब्त करने के संबंध में कार्यवाही कर सकता है। अर्थात
इस तरह का वो निर्देश दे सकता है किसी भी कहीं का, कोई उसके लिए ड्यूरेशन की कोई सीमा नहीं है और वह किसी भी पदाधिकारी को कहीं भी भेज सकता है सीजर और खोज के लिए। यह जो है सेक्शन 132, जैसा कि हमने चर्चा किया कि सेक्शन 132 के अंतर्गत इस तरह का प्रावधान है। 14वां है कि जनहित में सूचना प्रदान करने की स्वीकृति को बोर्ड को यह अधिकार है कि जनहित में वह कर लगाने वाली किसी अधिकारी अथवा प्राधिकारी को आदेश दे सकता है कि वह किसी अन्य कानून के अंतर्गत काम करने वाले किसी अधिकारी को कोई सूचना दे दे। मान लीजिए किसी दूसरे विभाग का कोई काम करने में जो है काम करने वाला अधिकारी है और उसे किसी ऐसी सूचना की किसी व्यक्ति के ऐसी सूचना की आवश्यकता है जिसका कि उसको निष्पादन करना हो, तो वैसी स्थिति में अगर मान लीजिए जो है इनकम टैक्स ऑफिसर जो है नहीं दे रहा है, तो यह जो है बोर्ड को अधिकार है कि वह उसे निर्देशित कर सकता है कि आप इस जो है सूचना को आप उस पदाधिकारी उस विभाग के पदाधिकारी को दे दें ताकि वह अधिकारी अपना कार्य सुचारू रूप से कर सके, क्योंकि सब लोग तो गवर्नमेंट के अंतर्गत ही हैं और गवर्नमेंट की ही मदद कर रहे हैं। तो वैसी स्थिति में इस तरह की व्यवस्था, इस तरह का अधिकार दिया गया है सीबीडीटी को। यह है सेक्शन 138 सब सेक्शन 1A के अंतर्गत। इसमें इसके बाद 15वां है कि बोर्ड किसी भी हायर इन रैंक के पदाधिकारी को, माने उच्चतर जो पदाधिकारी है, हायर इन रैंक में जो ऊंचा हो तो उसी को कहते हैं उच्चतर पदाधिकारी को, लोअर इन रैंक के पदाधिकारी की शक्तियों का प्रयोग एवं कार्यों को करने का निर्देश दे। माने कोई जो हायर रैंक के पदाधिकारी हो उनको कोई लोअर रैंक का भी अगर कार्य करना हो, मान लीजिए कोई जांच अनुसंधान से संबंधित कोई कार्य हो, तो उनको आदेशित कर सकता है कि आप जो है जाकर के इस कार्य को निपटाएं। अब वे जो पदाधिकारी हैं यह नहीं कर सकते कि यह हमारे जुरिडिक्शन नहीं है, यह हमारे कार्य क्षेत्र से अलग है, इसके लिए तो बाकी हमारे जो निम्न पदाधिकारी हैं वे करेंगे नहीं। लेकिन हमेशा नहीं, आवश्यकता पड़ने पर इस तरह की जो है व्यवस्था की गई है कि बोर्ड निर्देश दे अपने संबंधित पदाधिकारी। तो छात्रों, यह तो हो गया जो है सीबीडीटी का पालन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। तो आज हम लोग जो है इनके पावर के बारे में अध्ययन किए और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे अच्छी तरह सुने होंगे और समझने का प्रयास किए होंगे। और यदि इसके बाद भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो, कहीं किसी तरह की दिक्कत हो, तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर हमसे संपर्क करें, क्योंकि मैंने अपने तरफ से हर संभव प्रयास किया है कि मैं आपको एक एक पॉइंट को मैं समझाऊं। लेकिन फिर भी कभी कभी होता है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो उस समय नहीं परिलक्षित होती हैं, लेकिन बाद में लगता है कि नहीं, इसका क्या जवाब होगा। तो यदि इस तरह की कोई परिस्थिति हो तो मेरा आप लोगों से सुझाव है कि आप जरूर कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करें, ताकि मैं भरसक प्रयास करूं आपको इन चीज़ों को समझाऊं। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि इस चैप्टर को मैंने बहुत पहले ही जो है समझा दिया है, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि नहीं, इसे दोबारा जो है समझना चाहिए। और हम उनके लगभग जो सिलेबस है हम लोगों का, वह पूरा सिलेबस तो मैंने पढ़ा दिया है, क्योंकि मेरे दिमाग में अब बात थी कि हो सकता है कि आपका एग्जाम सितंबर में हो जाए, शुरू हो, जैसा कि पहले से चर्चा थी। अब आगे देखिए क्या होता है, मुझे ऐसा नहीं कहा जा सकता है,
इसीलिए मैंने सोचा, और इतना ये तो आप जान ही गए हैं कि मेरी सरकार जो है इस पक्ष में है यहाँ कि फाइनल ईयर की परीक्षा की जाएगी। यूनिवर्सिटी भी इस पक्ष में है, यूनिवर्सिटी का भी निर्देश यही है। तो ऐसी स्थिति में जो है मेरा यही प्रयास रहा है कि मैं आप लोगों को जो है सिलेबस पूरा करूँ। तो सिलेबस को मैंने पूरा कर दिया है, लेकिन फिर मैं दोबारा एक तरफ से रिवीजन के तौर पर इन सब चैप्टर्स को आपको पढ़ाते रहूँगा जब तक कि आपका एग्जाम न करेंगे। क्योंकि हम लोग भी आखिर बैठे बैठे क्या करेंगे कि भाई चलो इसी बहाने आप लोगों से जुड़ने का एक मौका मिलता है, लेकिन हमारी सफलता तभी होगी जब आप लोग जो है हमारे लेक्चर को सुनेंगे, जो है जो मैंने नोट्स दिया है उसको देखेंगे, और इसमें यदि कोई कंफ्यूजन हो तो जरूर कमेंट करें। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर इसी चैप्टर में से हम लोग अब इसके नेक्स्ट या तो सीबीडीटी का हो गया पावर, अब आगे पावर ऑफ डायरेक्टर जनरल या डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स की चर्चा करेंगे, या अन्य बाकी जो अथॉरिटीज हैं उनकी पावर की चर्चा करेंगे। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।